हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत पाठ 2 कहानी अन्याय का विरोध इस पाठ का अध्ययन करेंगे। अंतोन चेखव इस कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें अन्याय का विरोध करने की शिक्षा दी गई है। लेखक कहते हैं, अन्याय करने वाला तो दोषी होता ही है, उसे सहन करने वाला भी उतना ही दोषी होता है। सुप्रसिद्ध कहानीकार अंतोन चेखव ने इस कहानी में गवर्नेस जूलिया के चरित्र को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। इस कहानी में भोली भाली, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ जूलिया अन्याय का विरोध नहीं कर पाती है और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं कर पाती है। लेखक कहते हैं कि समाज में अपने अस्तित्व और हक के लिए हमें निडर होकर निरंतर संघर्षरत रहना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि लेखक है और उनकी गवर्नेस जूलिया है, और लेखक अपने वार्तालाप के माध्यम से अपनी गवर्नेस जूलिया को यह समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह हमें समाज में अपने अस्तित्व और हक के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। मैंने अपने बच्चों की गवर्नेस जूलिया को अपने पढ़ाई के कमरे में बुलाया और कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप तो कभी पैसे मांगोगी नहीं। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देने चाह रहा था। हाँ, तो बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रूबल प्रतिमाह तय हुई थी ना? रूबल का अर्थ होता है रूसी मुद्रा, जिस तरह भारत की मुद्रा है रुपया। तो लेखक अपनी गवर्नेस का अर्थ है संरक्षिका, देखभाल करने वाली, अपनी गवर्नेस को अपनी पढ़ाई के कमरे में बुलाते हैं और उसकी तनख्वाह का हिसाब करना चाहते हैं, क्योंकि वह उनसे कभी तनख्वाह मांगती ही नहीं थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाह रहा हूँ। हाँ, तो बताओ, तुम्हारी तनख्वाह कितनी तय हुई थी? 30 रूबल प्रतिमाह तय हुई थी ना? तो जूलिया, जो गवर्नेस है, वह दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 40 रूबल प्रतिमाह। नहीं भाई, 30, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। मैं यानी कि लेखक, मैं बच्चों की गवर्नेस को हमेशा 3 रूबल प्रतिमाह देता आया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं? जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो? 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनेंगे जब महीने में एक भी नागा ना हुआ हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने काम नहीं किया। कोल्या को केवल घुमाने भर ले गई। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली हैं। तो हम क्या देखते हैं, जब जूलिया ने दबे स्वर में कहा कि नहीं, उसकी तनख्वाह 30 रूबल नहीं 40 रूबल प्रतिमाह तय हुई थी, तब लेखक कहते हैं कि नहीं, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। और फिर लेखक आगे ये बोलते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर काम करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, जबकि जूलिया ने कहा नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए हैं। फिर लेखक कहते हैं कि नहीं, उन्होंने डायरी में लिख के रखा है। फिर आगे लेखक कहते हैं तो 30 रूबल प्रतिमाह के हिसाब से तुम्हारे 2 महीने के हुए 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल भी तब बनेंगे जब एक भी दिन छुट्टी, एक भी दिन नागा ना किया गया हो। और फिर लेखक याद दिलवाते हैं कि जूलिया ने रविवार को, इतवार को छुट्टी मनाई थी और कोलिया को केवल घुमाने भर ले गई थी। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और भी ली थी। यह सुनकर जूलिया का चेहरा पीला पड़ गया। वह बार बार अपने ड्रेस की सिकुड़न ठीक करने लगी। एक शब्द भी उसने नहीं बोला। अब आगे क्या कहते हैं लेखक? हाँ, तो 9 रविवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन कम। मतलब यह कि तुम्हारे 12 रूबल कट गए। अब देखो, कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने केवल वान्या को पढ़ाया। पिछले सप्ताह शायद 3 दिन तुम्हारे दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 हुए 19। 19 ना गए? हाँ, तो भाई घटाओ 60 में से 19, तो कितने बचे? 41 रूबल। ठीक है ना?
तो अब लेखक फिर उसे याद दिलाते हैं कि इस प्रकार उसने 9 रविवार और 3 छुट्टियां लिया, तो कुल 12 दिन हुए। फिर लेखक बोलते हैं कि कोल्या 4 दिन बीमार रहा और जूलिया ने केवल वान्या को पढ़ाया था। और तीन दिन जूलिया के दांतों में दर्द था, इस कारण उसकी पत्नी ने उसे दोपहर में ही छुट्टी दे दिया था। इस प्रकार कुल 19 नागे हुए और 60 दिनों में से 19 नागे घटाए गए तो बचे 41 रूबल। फिर पूछते हैं ठीक है ना। अब यह सुनने के बाद जूलिया की आंखों से आंसू छलक आए। उसने धीरे धीरे अपना गला साफ किया, पर उसने एक शब्द भी अब भी नहीं बोला। फिर लेखक बोलते हैं, हाँ याद आया, मैंने डायरी देखते हुए कहा। लेखक ने अपनी डायरी देखते हुए कहा, 1 जनवरी को तुमसे चाय की प्लेट और प्याली टूट गई थी। प्याली का दाम पता है तुम्हें? मेरी किस्मत में तो हमेशा नुकसान उठाना ही है। चलो मैं उसके 2 रूबल ही काटूंगा। अच्छा अब देखो, तुम्हें अपने काम पर ठीक से ध्यान देना चाहिए ना। उस दिन तुमने ध्यान नहीं रखा और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ खरोच लगकर उसकी जैकेट फट गई। उसकी भरपाई कौन करेगा? तो 10 रूबल उसके भी कट गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही के कारण नौकरानी ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों की देखभाल करना है, इसी काम के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगे तो पैसे तो काटने ही पड़ेंगे। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? तो जूते के लिए 5 रूपये और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। अब लेखक ने जब 60 में से 19 घटा दिए तो 41 रूबल बचे थे। उसके बाद जूलिया की आंखों में आंसू आ गए, किंतु उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर लेखक और कहते हैं कि 1 जनवरी को उससे चाय की प्याली और कप टूट गई थी, प्लेट टूट गया था। साथ ही साथ उसके कारण ही वान्या के जूते चुरा लिए गए और जो कोल्या है वह पेड़ पर चढ़ गया था और उसके पेड़ से खड़ोच लगकर उसका जैकेट फट गया था। और इस सब का भरपाई भी जूलिया को ही करना पड़ेगा। और साथ ही यह भी बताते हैं कि 10 जनवरी को लेखक ने जूलिया को 10 रूबल दिए थे। अब यह सुनते ही जूलिया ने दबी जबान से सिर्फ कहा, जी नहीं, आपने कुछ नहीं दिया। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें विश्वास न हो तो दिखाऊं डायरी? तो फिर जूलिया कहती है, जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर में कहा। तो घटाओ 41 में से 27, बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी। जूलिया की आंखें आंसुओं से भर उठी। पूरे शरीर पर पसीना चल चला आया और कांपते स्वर में बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वह भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। अच्छा, मैंने स्वर में आश्चर्य भर कर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, हो जाता ना अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो भाई यह रहा तुम्हारा वेतन, ये 11 रूबल, देख लो, ठीक है ना? तो फिर दोबारा अब जूलिया कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक ही बार, वो भी आपकी पत्नी ने ही 3 रूबल दिए थे। अब यह सुनते ही लेखक आश्चर्य से कहते हैं, तो इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे नहीं बताई। अनर्थ हो जाता ना अभी। अनर्थ शब्द का अर्थ होता है विपत्तिकारी, अनिष्ट होना। खैर चलो कोई बात नहीं, मैं इसे नोट कर लेता हूँ और 14 दिन में से और 3 दिन घटा देते हैं, तो बचे तुम्हारे कुल 11 रूबल। तो यह तो रहा तुम्हारा वेतन। और फिर पूछते हैं, ठीक है ना? अब जूलिया कांपते हाथों से उसने 11 रूबल लिए और किसी तरह उसे अपनी जेब में ठूस कर धीमे और विनीत स्वर में बोली, जी धन्यवाद। अब यह सुनकर लेखक गुस्से में उबलने लगे। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने क्रोध स्वर में पूछा,
धन्यवाद किस बात का? तो फिर उसने कहा, आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। अब मुझसे नहीं सहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हें धोखा दिया है और तुम्हारे पैसे मार लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। तो अब हम देखते हैं कि लेखक जूलिया को अन्याय का विरोध करने का पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। तो जूलिया क्या कहती है, जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया वहाँ के लोगों ने मुझे 1 रूबल तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। अब जैसे ही लेखक ने यह बात सुना तो उनके क्रोध पर ऐसा लगा जैसे किसी ने ठंडे पानी का एक छींटा सा मारा हो, अर्थात उनका क्रोध थोड़ा शांत हो गया। और फिर लेखक समझाते हैं जूलिया को कि उन लोगों ने तुम्हें 1 रूबल भी नहीं दिया। जूलिया, यह मुझे जानकर यह मुझे सुनकर रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। आश्चर्य, रंच मात्र का अर्थ होता है थोड़ा सा, तनिक भी। क्योंकि लेखक जूलिया के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, इसलिए वह कहते हैं कि यह जानकर कि उन लोगों ने तुम्हें 1 रूबल भी नहीं दिया होगा, यह सुनकर उन्हें थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। फिर स्वर धीमा करके लेखक समझाते हैं, जूलिया, मुझे इस बात के लिए क्षमा कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया था। क्रूर का अर्थ होता है दया रहित, जिसमें दया नहीं होता है। एक छोटा सा मजाक किया था, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल है, मैं अभी इन्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, बोदा और भीरू बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक ना करे? बोदा का अर्थ होता है बेवकूफ़, भीरू का अर्थ होता है डरपोक। तो लेखक समझाते हैं कि हमें भला इंसान कहलाने के लिए कभी भी दब्बू, भोदा और भीरू नहीं बनना चाहिए। हमें बेवकूफ़, डरपोक नहीं रहना चाहिए और ऐसा नहीं हो अपने साथ होने देना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा हो और हम उसका विरोध तक ना कर सकें। बस मौन रहे और सारा अत्याचार सहते रहें। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए कि हम मौन रहकर अपने ऊपर हो रहे सारे अत्याचार को सहते रहें। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह मौन रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व का अर्थ होता है अस्थायित्व, एग्जिस्टेंस। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। तो अब लेखक जूलिया को समझाते हैं कि अपने अस्तित्व का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हें, अर्थात जूलिया को, इस कठोर, निर्मम का अर्थ होता है ममता रहित और हृदयहीन का अर्थ होता है बिना हृदय के, तो इस प्रकार के संसार से लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और भीरू लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस पाठ में कि लेखक एक छोटा सा क्रूर मजाक करके अपनी गवर्नेस जूलिया को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि समाज में हमें अपने अस्तित्व और हक के लिए हमेशा निडर होकर संघर्ष करते रहना चाहिए। तो यह रहा हमारा कहानी अन्याय का विरोध। अब आप सभी बच्चे इस पाठ से जुड़े हुए जितने भी शब्दार्थ हैं, इस शब्दार्थ को पढ़ेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, साथ ही साथ इस पाठ को दोबारा पढ़ेंगे और इस पाठ में दिए गए सारे प्रश्न उत्तरों को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे।